बोधिशक्ति परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी मानव समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर नमोद है। जय हिंद। साथियों, आज हम लोग पुनः फिर एक बार संगठन विस्तार चर्चा पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और चूंकि हम बहुत लंबे विवाद को फ्री रखते हैं अपने साथियों को, जिससे वो अपनी बैठकें तैयारी, लोगों से मिलना जुलना, संगठन को ताकत देने के लिए काम कर सके। 2 बार से ऐसा समझा गया कि थोड़ा सा चर्चा की जाए पूरे देश के लोगों के साथ, तो कुछ कंफ्यूजन जो बार बार या समझाने के बाद भी ठीक से हमारे साथी नहीं समझ पाते हैं, तो उन सभी बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए है। और मैं पुनः फिर एक बार निवेदन कर दूं सभी साथियों से, यदि कुछ साथी ऐसा समझते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, हम लोग काम कर लेंगे, धीरे धीरे हम लोग काम कर लेंगे, तो मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि वो बड़ी गलती में है, बड़ी भूल में है। तो इसको ठीक करो, कुछ भाई सही नहीं आ रहा, सेट कर तो सीधा नहीं आ रहा, बिल्कुल फोटो। हमारे पास केवल 1 वर्ष का समय है, 2023 का मात्र वही समय है, खासकर 10 महीने का समय। 10 महीने का समय हमारे पास 2023 में, और 2024 में फरवरी मार्च में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें अगर भूल से भी एनडीए गठबंधन केंद्र सरकार में लौटता है, तो समझिए इस देश के SC ST और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, जिसे हम सब लोग बहुजन समाज कहते हैं, उन आफत आने वाली, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये आप ठीक से मेरी बात को नोट कर लीजिए। इसलिए मैं हमारे साथी माननीय बादल सिंह बक्सा चिंतित रहते हैं कि समय बहुत कम है, और समय कम रहने का कारण है कि हम लोग बहुत बाद में हमने ये काम शुरू किया है। ये काम 50 वर्ष पहले किया, लेकिन नहीं हो सका, तो बहुत कम समय में हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि कम हम गलत किस्म के लोगों को कैसे रोक पाएंगे। देखिए, अब बड़ा आप उसको सरलता से लेते हैं। जब कुछ लोग ये नारा लगाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग उसे बड़ी आसानी से लेते हैं, बड़े सरलता से लेते हैं। उसकी गंभीरता को आप लोग दिलो दिमाग में नहीं लेते, ऐसा मैं महसूस करता हूं। जब कुछ लोग कहते हैं कि
नई संसद में प्रवेश करेंगे। और कोई छोटे मोटे लोग नहीं कहते इस बात को, कोई गली मोहल्ले में रहने वाले लोग नहीं कहते उस बात को। आरएसएस के द्वारा धार्मिक संगठन है, साधुओं के, संतों के, अखाड़ों के, शंकराचार्यों के, जो रातों दिन हजारों की संख्या में पूरे देश में प्रचार प्रसार में लगे हैं। कहीं शिव कथा, कहीं दूसरी कथा, कहीं अनेक लड़कियां, जवान जवान लड़कियां जिनका नाम साध्वी के रूप में रहता है, तो वो माकुल तैयार करने में लगे। पूरे देश में बड़े पैमाने पर इस देश के एससी एसटी समाज को वो अपने घेरे में, उसकी घेराबंदी में लगे हुए हैं। मैं इन सारे पॉइंटों को बड़ी गंभीरता से देखता हूं और लेता हूं और महसूस करता हूं कि ये सब ठीक नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लिए। तो हम लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाज को तैयार करना है। समाज को तैयार करना है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, सारे लोग बोल रहे हैं। जैसे उसको यहाँ लूना है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे। भाषण दे रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वयं को स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक या अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में वो लोग लगे हुए हैं। मेरा ये आरोप नहीं है, ये मेरी चेतावनी है। ये चेतावनी है किसी और को नहीं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जिन्होंने संकल्प लिया है लोकतंत्र की रक्षा करने का, संविधान की रक्षा करने का, इस देश को अखंड मजबूत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत बनाने संकल्प लिया है, उनको मेरी ये चुनौती है। जैसे उसको यहाँ लो ना यार, क्या प्रॉब्लम जा रही तुम्हें? तो ये इस तरह से मैंने आप लोगों के सामने ये बात, इसका जो समाधान है, संसार में सर्वशक्तिशाली वही समाज होता है जो समाज संगठित हो। संगठित जो समाज होता है वही शक्तिशाली होता है। आगे लिया, ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है तो। वही समाज शक्तिशाली होता है जो संगठित होता है। तो संगठित समाज संगठन की जरूरत होती है। आज एक नजर लगाकर आप लोग देखते हैं कि 2-2.5% केवल मनुवादी सोच के, जो मनुवादी व्यवस्था को पुनः भारत में स्थापित करना चाहते हैं, उनकी जो संख्या है वो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, मात्र 2-2.5% संख्या है। अर्थात वो अपनी संख्या के बलबूते सरपंच बनने की हैसियत नहीं रखते, किसी गांव का सभासद बनने की वो हैसियत नहीं रखते। इसको आगे लो ना यार, क्या परेशानी पड़ रही तुम्हें आगे लाने में? लेकिन वो पूरे देश को अपनी विचारधारा में डुबाने में लगे हुए हैं। ये बात क्यों वो कर पा रहे हैं? वो इसलिए कर पा रहे हैं कि पहले उन्होंने किया, फिर एक संगठन का निर्माण किया, और उस संगठन का निर्माण करके उस संगठन का ऐसा नाम रखा उन्होंने जिससे एससी एसटी ओबीसी के लोग उनकी उसे समझ ना सकें। तो उसे जब वो समझ ना सकेंगे, उसे पहचान ना सकेंगे,
तो उन्हें गुमराह करके, उन्हें भूल भुलैया में डुबोकर तो वो अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने, उसको अमली जामा दिया जा रहा है। आपको याद नहीं है? आप लोग अध्ययन नहीं करते समाज का। आप उनके जो कार्य हैं या गतिविधियां हैं उनका अवलोकन। 65,000 भारत में उनकी शाखाएं रोज सुबह लगती हैं। जब हम सब लोग खर्राटे की नींद ले रहे होते हैं ना, या बिस्तर में चाय की चुस्की ले रहे होते हैं, तब वो है लोग के पार्कों में 20, 25, 50, 100 की संख्या में इकट्ठा होकर और अपना ध्वज लगाकर वंदे मातरम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, स्वास्थ्य 15 मिनट फिर वो चर्चा करते हैं कि इस देश में पुनः मनुवादी स्मृत संस्कृति को कैसे लाया जाए। इस देश के मूल निवासी शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कैसे उनको अपने घेरेबंदी में रखा जाए, रोज वो काम करते हैं। लेकिन हम लोग 50 कहने के बाद 50 कहने के बाद 50 कहने के बाद भी हम अपनी जो कल मीटिंग थी, परसों सॉरी, मैंने निवेदन किया था, बड़ा छोटा काम था, 5 लोग आपको जोड़ने, केवल 5 लोग जूम पे जोड़ने। कोई तोप नहीं चलानी, कोई तलवार नहीं चलानी, कोई संघर्ष नहीं करना, नहीं तोड़ना, केवल और केवल अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग, अपने मित्र जिनसे जान पहचान है, उनको 5 लोगों को तैयार करना है। मैं नहीं समझता कि जितने में से 10% लोगों ने भी अपनी जिम्मेवारी से ये काम किया। कैसे कर पाएंगे भैया? 2025 उनकी अघोषित घोषणा है, अघोषित घोषणा है। इस देश के संविधान और लोकतंत्र सिस्टम को खत्म करना। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते तो मैं समझा देता हूं, समझ लीजिए। आज हिंदू राष्ट्र में लोकतंत्र नहीं होता। हिंदू राष्ट्र में एक राजा होता है और वह राजा जिस आदर्श पर काम करता है उसका एक विधान होता है, और उस विधान के मुताबिक वो देश में अपनी व्यवस्था स्थापित करता है। तोड़ने वाले लोगों को दंड दिया जाता है। दंड के प्रावधान क्या होते हैं? मृत्यु दंड दिया जा सकता है, जीभ काटने का दंड दिया जा सकता है, आंखें फोड़ी जा सकती हैं, पैरों में जलती हुई लोई। तो इस किस्म का अनेक वीडियो के माध्यम से आप देखते होंगे कि हमारी जो महिलाएं थी, आज भी बहुत जगह है, केरला वेरला इस साइड में लोग बताते हैं, मेरा कभी जाना नहीं हुआ, आज भी अनेक समाज की महिलाओं को अपना स्तन तक ढकने की अनुमति बड़ी मुश्किलों से मिली है। कई न्यायालय के आदेश आए हैं, तमाम राजनीति हुई है, तमाम संघर्ष हुए। तो इससे घिनौनी बात क्या हो सकती है? 73 वर्ष, 26 जनवरी को 73 वर्ष हमारे देश के संविधान को लागू हुए होंगे। क्या ये 73 वर्षों में भी हमने असमानता को दूर किया है? क्या वो लोग करेंगे जिन्होंने समानता स्थापित की है, जिन्होंने असमान, जिनके पूर्वजों ने ये व्यवस्था की है, वर्ण व्यवस्था की है, जाति व्यवस्था की है, जातिवाद को बढ़ावा दिया है, जिनके पूर्वजों ने मनुस्मृति जैसा काला कलंकित विधान बनाया है, क्या वो लोग इसको करेंगे? करते हैं क्या हम लोग? अगर उनसे अपेक्षा करते हैं तो मैं समझता हूं हमसे बड़ा मूर्ख संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ये काम हमको करना होगा, क्योंकि इसे खत्म करना हमारी जरूरत है। तो इसके लिए मैं बार बार करता हूं, आप लोगों से अपील करता हूं, और
और आप सभी साथी जानते हैं, मैं कभी अपने स्वास्थ्य के बारे में न व्हाट्सएप पे डालता हूँ, न फेसबुक पे डालता हूँ, और एडमिट की फोटो बनाता हूँ, ग्राफिंग करता हूँ, मैं कभी नहीं करता इस सारे काम। मैं अपने परिवार के किसी व्यक्तिगत फंक्शन के भी फोटो कभी नहीं डालता, ना फेसबुक पे ना व्हाट्सएप पे, क्योंकि ये फालतू चीजें हैं। फालतू चीजों के हमारे पास काम के लिए समय नहीं है, जो काम बहुत जरूरी है उसके लिए समय नहीं है, तो इन फालतू चीजों में हमारे जागरूक लोगों को, जिम्मेदार लोगों को उलझना नहीं चाहिए। मैं ये आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। तो इस समस्या का जो समाधान है, तो वो समाधान क्या है? वो समाधान हम समझे बगैर समस्या का समाधान नहीं कर सकते, वो हमको समझना होगा। बिना उसका अनुभव किए, बिना उसका अभ्यास किए, बिना उसके लिए काम किए, हम इस समस्या से निजात नहीं पा सकते। इस तक 2023 नवंबर तक, अक्टूबर तक, 2023 अक्टूबर तक एक विशाल शक्ति का निर्माण भारत में किया जाए, जो मानवतावादी शक्ति हो, जो बुद्ध, कबीर, संत रविदास, फूले, साहू, अम्बेडकर सबकी विचारधारा से ओतप्रोत शक्ति हो, और उस शक्ति का प्रदर्शन करके जो 2025 के सपने बो रहे हैं, उनके सपनों को ध्वस्त किया जाए, उनको चकनाचूर किया जाए। तो इस किस्म से हमको, लोग उस जिम्मेवारी को नहीं लेते। जैसा मैं आपको बता रहा था कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, उसके बावजूद भी मैं कभी गर्मी नहीं देखता। गर्मी कब पड़ी, जून मई कब आया मुझे नहीं मालूम। सारा मीटिंगों में, सारा व्यस्त रहकर अभी सर्दियां चल रही हैं दिसंबर की, मैं नहीं महसूस करता कि सर्दियां हैं। घर से निकलने के बाद कभी सर्दी नहीं लगती, घर से निकलने के बाद कभी गर्मी नहीं लगती। बरसात होती है, बरसात भी मुझे पता नहीं चलता कब बरसात है। ऐसा ये सोचते रहते हैं अभी सर्दी पड़ रही है, थोड़ा मौसम ठीक होगा तो काम करेंगे। फिर हम सोचते हैं अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, मौसम थोड़ा ठीक होगा तो काम करेंगे। फिर हम सोचते हैं अभी तो बरसात है, ये मौसम ठीक होगा तो हम काम करेंगे। यदि ऐसे रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे आपके बेटे बेटी, नाते पोती उन्हें फिर गुलाम हो जाए। मैं बड़ा साफ क्लियर बता रहा हूँ आपको, बहुत क्लियर बता रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है ये प्रोग्राम। आप लोग बन रहे हैं समाज का, छोटा सा आलस करके, छोटी सी छोटी छोटी बातों में उलझकर, छोटे छोटे सांसारिक जंजालों में उलझकर आप समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपको नहीं भुगतना होगा, मुझे भी नहीं भुगतना होगा, ये हमारे नाती पोतों को भुगतना होगा। इसलिए मैं आज थोड़ा सा टाइट बोल रहा हूँ। टाइट बोलने के पीछे मेरा दुख है, मेरी पीड़ा है। आपको 12 दिसंबर को, सॉरी, बंद हो गई क्या? हमने पॉम्पलेट तैयार कर लिया है, हमने स्थान तय कर लिया है, हमने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। कोई रिपोर्ट नहीं है सेंट्रल कार्यालय। धम्म सेवक संघ का प्रथम अधिवेशन होना है, कोई सूचना नहीं है कि हमने इतने बच्चों की लिस्ट बना ली है जिनके लिए हमको ड्रेस बनानी, यूनिफॉर्म बनानी है, कोई सूचना नहीं है। बार बार आपको कहा जा रहा है धर्म कार्यकर्ता प्रशिक्षण आयोजित करिए, जहां फोर्सली हम कहते हैं कि नहीं, करिए 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 करिए, तो आप कर लेते हैं, वरना आपकी तरफ से कोई सूचना नहीं। आप कोई सूचना नहीं कर रहे कि जो निर्देश था हमको धम्म सम्मेलन आयोजित करने का, तो साहब हमने कर दिया है।
हमने अपने राज्य में फला तारीख को तय किया है, फला स्थान तय किया है। क्या मतलब है इन सब बातों का? क्या 60-70 वर्षों से जो हमारे लोग भाषण देते रहे हैं, तो क्या फिर हमें वही काम करना है? हम भी भाषण देते रहे, लोग सुनते रहे, तालियां बजाते रहे, भाषण देने वाला भाषण देकर अपने घर चला जाए, तालियां बजाने वाले लोग तालियां बजाकर अपने घर चले जाएं, फिर कोई हत्याकांड होगा, कहीं सामूहिक हत्याएं होंगी, फिर हम घरों से निकलेंगे, फिर हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिंदाबाद करेंगे, मुर्दाबाद करेंगे, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जिनके ब्लड में आपके साथ अन्याय करना लिखा, जिनके खून में आपके साथ जुर्म करना लिखा है, जिनकी आदत आपके साथ अन्याय जुर्म करना है, वो न्याय देंगे आपको, वो आपके साथ न्याय करेंगे। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो बहुत बड़ी गलती पे है। सारी बातें आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, और ये सारी मेरी बातें नहीं है। जो लोग भी माननीय कांशीराम साहब के संपर्क में रहे हैं, या जिन्होंने भी कांशीराम साहब के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में जो लोग जुड़े रहे हैं, वो शब्द, जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल आपके बीच में आज कर रहा हूं, ये सारे शब्द माननीय कांशीराम साहब के, उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कितना दुखी होकर कहा था मालूम है आप लोगों को? जिंदगी न जी सको तो मर जाना, तुम्हारे मौत से भी समाज को उपकार होगा, कम से कम गुलामों की संख्या तो कम होगी। ये सब क्यों कहे बाबा साहब ने? खुशी खुशी कहे होंगे, बट बहुत दुखी होकर कहे थे उन्होंने। जब उनके समय के लोग, जो उनके फॉलोवर हुआ करते थे या उनके कार्यकर्ता हुआ करते थे, जब वो उनके बाबा साहब के आदेश के अनुसार, बाबा साहब की चाहत के अनुसार, अब ऐसे शब्द बाबा साहब को बोलने पड़ते थे। गुलामी की जिंदगी से अच्छा है एक दिन स्वाभिमान की जिंदगी जी लो। कौन कहता था? बाबा साहब कहते थे। मैं नहीं कह रहा, मैं तो रिपीट करा रहा हूं, मैं तो आपको याद करा रहा हूं। तो मैं पुनः फिर यही निवेदन सिर्फ यही है कि काम करो, प्लानिंग से काम करो, काम करो, प्लानिंग से काम करो। प्लानिंग से आप लोग काम करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा, नतीजे आएंगे। राष्ट्र या ब्राह्मणवादी संस्कृति के राष्ट्र की सपने देख रहे हैं, हम सब लोग मिलजुल कर उन सपनों को चकनाचूर कर देंगे, उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन घर में बैठे बैठे शादी में जाना है, साले की शादी में, बर्थडे में जाना है, सालगिरह में जाना है, इन समस्याओं में, इन सांसारिक उलझनों में यदि उलझे रहोगे तो निश्चित रूप से लिख लो मेरी बात, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मैं बड़ा दुखी होकर ये कह रहा हूँ। इसलिए मैं आज की मीटिंग मैंने परसों अचानक कही कि चलो भाई, फिर मेरे प्रोग्राम लगे हुए हैं तो आज हम आप लोगों से बात करते हैं। हमने कहा 100 लोगों का पार्लियामेंट पत्र आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया गया कि भाई आवेदन, इसकी कॉपी निकलवाइए और भरकर भेजिए केंद्रीय कार्यालय में। मैं समझता हूँ 5-7 लोगों के आए हैं, बस 5-7 लोगों के आए, बाकी लोगों के आए ही नहीं। फिर कहते हैं साथ संगठन में नहीं होता वो संगठन कामयाब नहीं होता। जिस संगठन में एक व्यक्ति का प्रभुत्व होता है वो संगठन कामयाब नहीं होता। डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, लोकतांत्रिक सिस्टम होना चाहिए। क्या बातों से बनेगा? जब आप उसके लिए पहल नहीं करेंगे, रुपए नहीं लेंगे, तो कैसे होगा भाई? कहां से हो जाएगा? लोकतांत्रिक सिस्टम होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए हम आगे कदम नहीं रखेंगे, हम आगे पैर नहीं रखेंगे, शायद हमसे पैसे ना मांग लिए जाए। मुझे लगता है ऐसा ऊपर कोई आर्थिक वजन ना डाल दिया जाए। तो भाई आर्थिक वजन क्या पड़ोसी पे डालना जाएगा क्या? जो लोग
लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग पुनः मनुस्मृति जैसा ब्राह्मण संस्कृति का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बहुत छोटा फार्मूला कि भाई 100 रुपए से मेंबर बनाइए। मैं नहीं समझता 100 रुपए के लिए 4 लोगों की टीम बनाकर आप किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे, 100 व्यक्तियों के पास अगर आप जाएंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 100 में से 90% लोग, यानी 90 लोग, 100 में से 90 लोग आपको खाली हाथ नहीं आने देंगे। आप समझ रहे हो, तो केवल 100 रुपए है, वो 100 रुपए नहीं है, वो बहुजन समाज के महापुरुषों की आंदोलन की जड़ है, बुनियाद है, फाउंडेशन है वो 100 रुपए। उस 100 रुपए से हजारों मान्यवर काशीनाथ साहब के रोके मूवमेंट को, आंदोलन को हम लोग एक प्लानिंग से उसको बहुत तेज कर सकते हैं। आपको मालूम है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनने के बाद पूरे देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अघोषित रूप से आक्रमण हो रहे। जो लोग कल तक बुद्ध की बात नहीं करते थे, आज अचानक बुद्ध की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है? मतलब क्या है? और अलग से बात, कदम जो बड़ी तेजी से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, बड़ी प्लानिंग और बड़ी योजना के साथ बढ़ रहे हैं, उनको ब्रेक कैसे किया जाए, उसको कमजोर कैसे किया जाए। कई संगठन स्थापित करवाती है और वो सब, उनमें से 80% लोग शाखा में जाते हैं। मैंने कई लोगों से कहा, भाई आप बुद्ध की बात करते हो, अम्बेडकर की बात करते हो, तो शाखा से आपका क्या रिश्ता है? बोले वहां तो स्वास्थ्य के लिए योगा कराया जाता है, उसके लिए बताई जाती है राष्ट्र को कमार रक्षा चलने वाले PhD LLB पढ़े लिखे लोग। तो पढ़े लिखे लोगों को वह लोग बहुत जल्दी अपने शिकंजे में फंसा लेते हैं, अपने घर बैठ के उनको चाय पिला देते हैं, नाश्ता करा देते हैं, उनको ये एहसास करा देते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं मानते, और वह लोग फिर दूसरे पढ़े लिखे लोगों को गुमराह करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये इसलिए फील नहीं होता, ये सारी बातें आपको इसलिए महसूस नहीं होती कि आप डीपली जाके काम नहीं कर रहे, दिमाग का, अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए आपको महसूस नहीं होती। मैं आपसे कह रहा हूँ 1 महीने आप डीपली काम करिए, आप डीपली जमीन में जाके काम करिए, दिल पे लेके काम करिए। आप कहेंगे इस संस्थापक साहब ने जो बात कही थी 100 कहीं नहीं जुटलाया जा सकता। तो आज जैसे जैसे आप लोगों ने मिलकर अपनी शक्ति का निर्माण किया है, और उनको लगा, विरोधी लोगों को लगा कि RVM को अगर कमजोर नहीं किया गया, RVM तो ये पुणे मान्यवर कांशीराम साहब के पद चिन्हों पे चलकर ये संगठन इस देश में बहुजनों की ताकत को बुलंद कर देगा। इसलिए नई बातें शुरू की जा रही। हमारे यहाँ तो फीस खुलवा दिया गया, 15,000 रुपए उसके सचिव को दिए जाते हैं जो ऑफिस में बैठता है, और वो कहता है साहब धर्म प्रकाश भारती जी बुद्ध की बात करते हैं, हम भी बुद्ध की बात करते हैं। तो काउंटर ये चारों तरफ से आज RVM के ऊपर आक्रमण हो रहा है, लेकिन आपको इसलिए महसूस नहीं हो रहा कि आप उसको दिल पे लेके काम नहीं कर रहे हैं। आज मेरा कहने का जो सिर्फ मतलब है, या मैं इतनी कड़वी भाषा बोल रहा हूँ या इतने कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ, तो इसलिए मात्र हमारे पास 10 महीने हैं, 10 महीने हमारे पास हैं 2023 के। ये 10 महीने में हमें एक सुर, एक ताल, एक शक्ति के साथ उभरना होगा पूरे देश में, और इतनी उभरना होगा कि जो 2025 में हिंदू राष्ट्र के सपने देख रहे हैं उनको नेस्ताभूत करना होगा, उनको रोकना होगा। ये बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, ये मेरे कहने का मतलब। लेकिन कैसे कर सकते हैं उस पर हम चर्चा, 5 घंटे का समय 12 बजे ठीक खत्म कर देंगे। उन्हें फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हमें
स्टेट कमेटी के लिए 5 लोगों का सिलेक्शन करना। देखिए सिस्टम काम करता है। मैंने कई बार कैडर में आप लोगों को बताया कि रतन टाटा की 524 कंपनियां हैं और एक व्यक्ति 524 कंपनी चलाता है और एक भी कंपनी उसकी घाटे में नहीं, सब प्रोग्रेस में है। तो भाई एक व्यक्ति तो ये काम कर नहीं सकता। कौन करता है? सिस्टम ये काम करता। वही सिस्टम हम आरवीएम में लाना चाहते और बिना आप लोगों के सहयोग के, बिना आप लोगों ये संभव हो जाए कि गलतफहमी है। मैं अकेला क्या कर लूंगा? अकेले मास्टर बादल सिंह बहुत क्या कर लेंगे? जब तक हम सब अपनी अपनी जिम्मेवारी का जो निर्देश, जब तक हम उसको 100% अपनी सारी शक्ति ऊर्जा लगाकर जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, हम सफल नहीं हो सकते। तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप अगर नोटिंग बुक लेके बैठे हो, पेन लेके बैठे हो, तो निश्चित रूप से आप लोग उसे लिखने का काम करें। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे पहले प्रदेश के लिए 5 लोग तैयार करिए, प्रदेश कमेटी फॉर्म करिए और वो जो प्रदेश कमेटी आप फॉर्म करेंगे उस पे जो होगा वो पहला कमेटी, आप भी ऐसे लिखिए, 25 लोगों को मेंबर बनाइए। सदस्य बनाए 25 लोग। बड़ा दिमाग लगा के 25 लोगों को सदस्य बनाए, इसलिए सदस्य बनाइए कि उनसे ये सोच के सदस्य बनाइए कि इनसे हमको काम लेना है, इनसे हमको महापुरुषों के आंदोलन को तैयार करना है, ये सोच के 25 लोग सदस्य बनाए। और जब 25 लोग सदस्य बन जाए तो उनमें से 5 लोगों को आप सिलेक्शन। अध्यक्ष, नंबर 1 अध्यक्ष। अध्यक्ष पद के कर्तव्य क्या होंगे ये अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। नंबर 2 उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के क्या कर्तव्य होंगे ये अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। नंबर 3 महासचिव। महासचिव के क्या कर्तव्य होंगे, उनको क्या काम करना। संगठन सचिव एक बनाइए, 5वां बनाइए कोषाध्यक्ष। ये कोषाध्यक्ष बनाइए, 5 लोगों की टीम अपने अपने राज्यों में, ओके। आप इसको फॉर्म करिए, कमेटी को फॉर्म करिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। फिर कह रहा हूं समय बहुत कम है, गंभीरता से लीजिए बात। अब इसके बाद अध्यक्ष का कर्तव्य क्या होगा? अध्यक्ष को जिम्मेदारी लेनी होगी अपने स्टेट की, पूरी जिम्मेदारी। जो भी सेंटर ऑफिस से या उनके स्टेट प्रभारी हैं, उनकी तरफ से जो भी गाइडलाइन आपको मिलती है, जो भी दिशा निर्देश मिलता है, उसको संपूर्ण आपको अपने ऊपर वो जिम्मेवारी लेनी है। सहयोग करेंगे उपाध्यक्ष। ये 2 पोस्ट ऐसी होंगी जो मिलजुल कर पूरे प्रदेश में काम करेंगे, दोनों साथी मिलजुल। अगर बड़ा प्रदेश है जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है,
बड़े बड़े प्रदेश हैं, वहां आप एक से ज्यादा महासचिव बना सकते हैं, और बड़ा प्रदेश है जैसे उत्तर प्रदेश है तो आप 10 महासचिव बना सकते हैं। ये महासचिव क्या होंगे? ये जोन प्रभारी, ये जोन के प्रभारी होंगे। जो आपका कमिश्नरी होगा, तो 2 कमिश्नरी मिला लीजिए, 2 कमिश्नरी मिला लीजिए, 2 कमिश्नरी मिला के एक जोन बना दीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल मध्य प्रदेश से आपको ब्रीफ करता हूँ, 10 कमिश्नरी मध्य प्रदेश में है, तो आप 5 महासचिव बना लीजिए, 5 महासचिव और 2 कमिश्नरी के ऊपर उनको कोऑर्डिनेटर बना दीजिए। ठीक, वो उपाध्यक्ष को यहाँ रिपोर्ट करेंगे और अध्यक्ष को भी रिपोर्ट करेंगे अपने काम में। ठीक हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नर, 18 मंडल है, तो यहाँ 10 बना लीजिए, ये 10 बना लीजिए, मध्य प्रदेश में 5 बना लीजिए, तो 2 कमिश्नरी बना के जोन बना दीजिए। ठीक है, आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, वर्किंग प्रेसिडेंट की हमारे यहाँ कोई पोस्ट नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष कोई नहीं है जी को छोड़कर, मास्टर बादल सिंह गौर जी को छोड़कर पूरे किसी भी संगठन में कहीं भी आपको कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाना। जैसे बहुत स्पष्ट 4 दिसंबर को बताया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने 2-3 बार कोट किया कि आप कमेटी फॉर्म करिए, एक प्रेसिडेंट बनाइए, एक वर्किंग प्रेसिडेंट बनाइए। तो मैं इसलिए इसको आपको स्पष्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको स्पष्ट, प्रेसिडेंट की कोई पोस्ट नहीं है। काम ज्यादा है पूरे देश भर में, और उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे हमारे तेलंगाना, लोग हमें नहीं कर रहे थे, तो इसलिए फिर हमने ये सोचकर कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, कल शायद मुझे कुछ हो ना जाए, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बीपी 180 200 क्रॉस कर रहा था, 225 तक बीपी मेरे को रात, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे कुछ हो सकता है, और कुछ हो गया तो एक व्यक्ति को हम इंचार्ज बना दें, जिम्मेदार बना दें, जो मेरे बाद आरबीएम को वो समेट ले। तो इसके लिए मास्टर बादल सिंह गौर जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, नहीं का वो पोस्ट कहीं और भी चलेगी, उसकी कोई जगह नहीं चलानी। ठीक, ये नोट कर लीजिए। दूसरा, हमारे एक साथी ने सुझाव दिया कि भाई जैसे स्टेट है तो स्टेट में आप लोग काम बांट लीजिए, उपाध्यक्ष को एक दे दीजिए, महासचिव को एक दे दीजिए, दूसरे पदाधिकारी को एक दे दीजिए। तो ये भी नहीं होना है, ये भी आप आपका माइक इससे खोल लीजिए, गैलेक्सी से। सर ये पूरे स्टेट पे काम करेंगे। सर गैलेक्सी वाले मोबाइल का माइक खोल लीजिए। हम महासचिवों को जोन में लगा सकते हैं। सर गैलेक्सी वाला माइक खोल लीजिए, ये बंद कर दीजिए। सैमसंग वाला आवाज आ नहीं रही क्या? सैमसंग वाला बंद कर दीजिए, गैलेक्सी वाला खोल लीजिए। गैलेक्सी मोबाइल है ना ये 30, इसका माइक खोल लीजिए। ये ध्यान से सुन लीजिए, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, ये दोनों मिलकर स्टेट को तैयार करेंगे, ये किसी एक जोन तक सीमित नहीं रहेंगे। एक स्टेट की मीटिंग होगी तो उपाध्यक्ष संचालन करेंगे, ठीक, संचालन कौन करेंगे? जो प्रदेश के उपाध्यक्ष, समझ गए ना? अध्यक्ष का कौन करेंगे?
प्रदेश अध्यक्ष ये अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, प्रदेश के उपाध्यक्ष संचालन करेंगे, ठीक है। और ये जो और सचिव या महासचिव हमारे ये रिपोर्ट देंगे। प्रगति रिपोर्ट ये देंगे, ठीक है। संगठन सचिव और राष्ट्रीय महासचिव ये मिलके संगठन की रिपोर्ट देंगे। संचालन कौन करेंगे? उपाध्यक्ष करेंगे। अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रदेश के अध्यक्ष करेंगे, ठीक। नोट कर लीजिए, ठीक, समझ गए। ये धन प्रबंधन करेंगे। पूरे प्रदेश का लेखा जोखा आय व्यय का ये तैयार करेंगे और ये दो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महासचिवों के सहयोग से उनके निर्देशा अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव जो होंगे उनके निर्देशानुसार ये धन की व्यवस्था करेंगे। मूवमेंट को चलाने के लिए मेंबरशिप रसीदों का हिसाब रखेंगे, दूसरे कूपन्स होंगे उसका हिसाब रखेंगे, कार्यक्रम जो होंगे जिसमें समय के हिसाब से कलेक्शन होता है उसका हिसाब रखेंगे। और हिसाब ही नहीं रखेंगे, व्यवस्था कराने में भी सहयोग करेंगे, बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। और ये ऊपर वाले साथी इनको लिस्ट देते जाएंगे, किस व्यक्ति से 10,000 रुपए लिए जा सकते हैं मूवमेंट के लिए, तो फौरन कोषाध्यक्ष को नोट करा दो। किस साथी से 5,000 रुपए लिए जा सकते हैं, किससे 2,000 लिए जा सकते हैं, किससे 1,000 लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये सब करा दीजिए। मैं जो बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि स्टेट लेवल का आप लोग धम्म प्रशिक्षण कार्यकर्ता शिविर रखिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक जिले से आप 25-25, 30-30 लोग उसमें बुला लेंगे तो उनको डिटेल में हम ब्रीफ कर देंगे, डिटेल में उनको ब्रीफ कर देंगे, ब्रीफ करने का, समझाने का मौका मिलेगा। तो ये सारा काम इनको करना है। अब आप समझ गए होंगे। अध्यक्ष को पूरे स्टेट की सर्वोपरि जिम्मेदारी संभालनी है। इसी तरह उपाध्यक्ष को भी पूरे स्टेट की जिम्मेदारी अपने अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में संभालनी है। ये फिर सुन लीजिए, निर्देशन में उपाध्यक्ष ऐसा ना करे कि अध्यक्ष को इग्नोर करना शुरू कर दें और कह दें कि भी संस्थापक जी ने बताया था कि दोनों को बराबर काम करना है। काम दोनों को बराबर करना है, लेकिन मिलजुल के करना है, एक राय होके करना है। और जहां एक राय ना बनती हो तो वहां जो अध्यक्ष का निर्देश है उसका पालन करना है। समझ गए ना? ठीक इसी प्रकार से ये जैसे 10 महासचिव हमने बनाए हैं या 5 महासचिव बनाए हैं, तो ये संगठन सचिव में भी आप कर सकते हैं। ऐसा संगठन सचिव भी बड़े स्टेट में 5 या 10 बना सकते हैं और ये दोनों को मिला के, संगठन सचिव और महामंत्री दोनों को मिला के आप इनको प्रभारी बना सकते हैं जोन का। इसमें सामाजिक समीकरण का ध्यान रख लीजिए। कोशिश करिए एक एससी हो तो एक ओबीसी हो जाए, दोनों में, ठीक है। ये आप लोगों को काम करना है, कोषाध्यक्ष को कैसे का काम करना है। बात समझ रहे हैं ना? अगर किसी का प्रश्न हो किसी में तो आप नोट करते रहिए।
दूसरा मैं एक बात और बता दूं आपको, केंद्रीय कार्यालय का पिछले 7-8 महीने से मेंटेनेंस नहीं आ रहा है। जो साथी पहले 1000 रुपए महीने देते थे या 10,000 रुपए साल देते थे या 500 रुपए महीने केंद्रीय कार्यालय को भेजते थे, वो 5, 7, 8 लोगों को छोड़ के लगभग सबका बंद है। ठीक, तो केंद्रीय कार्यालय हेतु सहयोग, नहीं तो केंद्रीय कार्यालय बंद हो जाएगा, फिर बहुत प्रॉब्लम जाएगी। अभी तो जो लुम्बिनी का प्रोग्राम था उसमें कुछ पैसा बचा था तो उससे काम चला रहे हैं हम लोग। तो आप लोग केंद्रीय कार्यालय के लिए सहयोग करना, जैसे पहले शुरू देते थे वैसे ही सहयोग करो, और कुछ नए साथियों को और तैयार करो, जो नए साथी भी तैयारी करें जिससे केंद्रीय कार्यालय चल सके। दूसरा है ये 3 जनवरी को इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दीजिए आप। चाहे 20 लोग आए, 10 लोग आए, ऐसा मत सोचिए लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे। अरे लोग नहीं आएंगे, लोगों की समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है लोगों को बुलाना, लोगों को बुलाना। तो इसके लिए बहुत जल्दी कर दीजिए, और इसका नाम होगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत के प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाएगी। उसका परफॉर्मा बनाकर व्हाट्सएप, फेसबुक पे आपको दे दिया गया है। उसमें जो और संशोधन करना चाहे आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, तो बना लीजिए। एक बैनर बनाइए 3x10 का, साइज उसका होगा 3x10, 3 ऐसे 3 फुट, 3 फुट इस तरह से और 10 फुट इस तरह से, ठीक है। वो बैनर लगना है। बड़ा कर सकते हैं तो बड़ा प्रोग्राम कर लीजिए, अगर बड़ा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप कहीं भी हॉल में, धर्मशाला में, डॉक्टर अंबेडकर भवन में, या फिर अंबेडकर पार्क में, या फिर जो भी कहीं जगह बनती हो, तो वहां आप 100 कुर्सी डला लीजिए। माता सावित्रीबाई फुले की बड़ी तस्वीर लगा लीजिए, बड़ी वाली, और महापुरुषों की छोटी लगा लीजिए, और फूल माला मोमबत्ती अगरबत्ती करके उस दिन 3 घंटे 4 घंटे आप माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पे चर्चा करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत बड़ा एहसान है इस देवी का, बहुत बड़ा एहसान है। ओबीसी से भी ज्यादा, पिछड़ों से ज्यादा दलितों पे एहसान है। SC ST समाज के लिए उन्होंने अपनी जीवन गंवा दिया। मालूम नहीं आपको, पढ़ो उनका इतिहास, तो लाइए निकाल कर, अपने महापुरुषों के इतिहास को निकाल कर लाइए। ऐसी परंपरा डालिए, ऐसी परंपरा डालिए, ऐसी परंपरा डालिए कि आने वाले 10 वर्षों के बाद सरकारें भूल जाएं,
सरकार चाहे जिसका मनाए, पल्लवी का मनाए, जिसका मनाना है मनाती रहे, लेकिन इस देश के 100 करोड़ लोग, बहुजन समाज के लोग, माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती शिक्षा दिवस के रूप में, हमारे लिए शिक्षा का दिवस है आज। कोई और देवी हमारी शिक्षा की देवी नहीं है, हमारी शिक्षा की देवी केवल और केवल माता सावित्रीबाई फुले है। तो ये आप लोग ध्यान रख लीजिए, ये मिटाल दो ऊपर का। तीसरा है ये धम्म सेवक संघ का प्रथम अधिवेशन 18 मार्च 2023 को आगरा में, और इसके ऊपर जो आपको लिखना है वो लिखना है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की संदेश भूमि आगरा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की संदेश भूमि आगरा 18 मार्च 1956 को जो संदेश बाबा साहब ने दिया था, बड़ी मुश्किलों से, बेशुमार मुसीबतों का सामना करके मैं कारवां को इस मंजिल तक लाया हूं। मैं चाहता हूं ये कारवां और आगे तक जाए। हे मेरे अनुयायियों, माइक म्यूट हो गया सर, माइक अनम्यूट कर दीजिए। साहब के माइक अनम्यूट कर दीजिए मुकेश जी। माइक अनम्यूट कर हो जाता है माइक। हाँ ठीक है। जो हमको काम, जो आपको 12 पॉइंट बताए, सब पे करना है। लेकिन अब ये पहले क्या करना है, पहले आपको कमेटियां बनानी है, और जो कमेटियां मैंने आपको प्रदेश में बताई है, वही आपको मंडल, कई मंडल कहते हैं, संभाग, कहीं कमिश्नरी कहते हैं। इनमें भी 5-5 लोग हमको बनाने हैं, सिर्फ 5-5। जैसे स्टेट में 5 पदाधिकारी बताए हैं ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संगठन सचिव और कोषाध्यक्ष। यहां केवल 5-5 बनाने, ज्यादा नहीं बनाने, ठीक है। इसी तरह से 2 नंबर पर जिला कमेटी, यहां भी 5-5 बनाने हैं, 5-5 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वहां सचिव और संगठन सचिव और कोषाध्यक्ष। और इनको सभी को
25-25 सदस्य बनाने हैं। ये आपसे आज के लिए मेरी विशेष निवेदन था। ये हमको काम करना है और धम्म कार्य कर्ता प्रशिक्षण शिविर राज्यों में आयोजित करने हैं। इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। फिर मैं अपन एक बार याद कर बता देता हूं, 5-5 लोगों की प्रदेश कमेटी बहुत जल्दी फॉर्म करिए। जहां जरूरत पड़ती है तो महासचिव बाद में बढ़ा लेना, आप बाद में बढ़ा लेना, ठीक है। कर्तव्य मैंने आपको बताई दिए किस किस का क्या कर्तव्य रहना है। और उसके साथ साथ 3 जनवरी की तैयारी करिए, टाइम नहीं बचा। उसके पर्चे कम से कम 5000 पर्चा, 5-5 हजार पर्चा ब्लू व्हाइट छपवा दीजिए, कोई बात नहीं, 2000 रुपए में छपेंगे। 5000 पर्चे 2000 रुपए में छपेंगे। लोग 50 आए, कोई बात नहीं, पर्चा 5000 लोगों तक पहुंचना चाहिए। गांव गांव में चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे चर्चा हो, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और फेसबुक पे अपने अपनी वाइट दीजिए, व्हाट्सएप पे वीडियो बनाइए 1-1 मिनट का, उस पे भेजिए। और जो लोकल अखबार, टीवी, टेलीविजन आपके एरिया में चलते हैं, लेटर पैड पे उनको भेजिए और फिर उनको निवेदन के साथ फोर्स करिए, अनुरोध के साथ फोर्स करिए कि भाई आप सबका छापते तो हमारा क्यों नहीं छापोगे। इस तरह से आप लोग करिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। और धम्म सेवक संघ के लिए आप तैयारी करिए, 200-200 लोगों की लिस्ट बनाइए, 200-200 लोगों की अपने अपने राज्यों से, जिनको यूनिफॉर्म में आगरा आना है। और उसके कपड़े की जो कीमत आ रही है वो 800 रुपए से 1000 रुपए के बीच में आ रही है। पैंट शर्ट का कपड़ा जो आएगा वो 1000 रुपए, 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में हमको बल्क में पड़ेगा, थोक में पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का शियाराम और रेमंड जैसी क्वालिटी का। तो इसके लिए आप लोग कलेक्शन करिए, जैसे भी कर सकते हैं, तो ये सब काम करिए। इसके लिए आज हमने आप सब लोगों को यहां बुलाया है और निवेदन किया है। और मैं BL चंद्रा साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बातें आज रखी गई हैं, तो आज के आभार समापन में माननीय बादल सिंह बौद्ध जी इस पर अपना और प्रकाश डालेंगे। 10 मिनट 15 मिनट वो प्रकाश डालेंगे कि हम लोगों को कैसे काम करना है। और उसके बाद हम सभ्य सत्ता के माध्यम से फिर आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। और पुनः फिर एक निवेदन के साथ मैं कह रहा हूं, समय बहुत कम है, हमारे पास केवल 10 महीने हैं हिंदू राष्ट्र को रोकने के लिए, उसकी रफ्तार को कम करने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 महीने हैं। इस 10 महीने नातेदारी, रिश्तेदारी, विवाह, शादी, हो सके तो इनसे मुक्त हो जाओ, इनसे मुक्ति पालो। पूरा समय, पूरा ध्यान केवल और केवल बहुजन समाज की रक्षा के लिए, महापुरुषों के मिशन आदर्श को कामयाब करने के लिए, हमारा देश लोकतंत्र रहे, बाबा साहब के संविधान को आंच ना आए, केवल इसके लिए हम काम करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।
बहुत बहुत साधुवाद। साथी अभी संस्थापक अध्यक्ष जी का सुन रहे थे। संस्थापक अध्यक्ष जी के पूरे संबोधन में बहुत मन दुखी हुआ उनका, और दुखी होने का कारण हम लोग ऐसे हैं, क्योंकि हम अपने कार्य को अगर समर्पित भाव से और अमल करें तो उनके दुख को दूर किया जा सकता है। संस्था बहुत मजबूती की ओर है, लोगों में संदेश बहुत अच्छा है, समाज में संदेश बहुत अच्छा है। मैं आगरा जिले से आता हूँ। आगरा जिले में जब हम काम करते हैं, लोगों के साथ जब वार्ता करते हैं, तो उस वार्ता के साथ सार्थक परिणाम भी आता है कि आगरा की धरती पे जब जब हमने काम किया है, बहुत सार्थक परिणाम लोगों ने देखा। हमारा निवेदन उन साथियों से कि संस्थापक अध्यक्ष जी ने जैसा लोगों को बताया, क्योंकि ये पिछले कर लगभग 2 वर्ष से वो निरंतरता में ये बात कह रहे हैं कि 2 लोग जोड़िए, 10 लोग जोड़िए, कुछ नहीं तो अपनी वाइफ को जोड़िए, अपने भाई को जोड़िए। ये कई लोगों ने निवेदन किया, कार्यकारी अध्यक्ष साहब ने भी निवेदन किया, लेकिन हम लोग या तो बात करना नहीं चाहते लोगों से, या स्वयं हम कहीं ना कहीं तो कमी है साथियों। जैसा कि उन्होंने अभी बोला अपने संबोधन में, और कहीं कोई कमी है, कोई प्रश्न करना है तो प्रश्न करने का भी समय है। 2 मिनट मैं निवेदन करता हूँ, कोई भी साथी प्रश्न करना चाहे तो प्रश्न भी कर सकता है। उसके बाद फिर हम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि आभार व्यक्त करेंगे। आभार हम लोगों 1 से 5 मिनट के लिए ब्रीफ रहेंगे कार्यक्रम को। पहले कोई अगर प्रश्न करना चाहता है संस्थापक अध्यक्ष जी से, जैसा उनका निवेदन था, वो भी निवेदन प्रश्न कर सकता है। कहीं कोई शंका तो उसका समाधान होगा निश्चित। कोई साथी प्रश्न करना चाहे तो प्रश्न करिए। कोई भी साथी एनी हाउ। चलिए कार्यकारी अध्यक्ष साहब को बोलवा दो। कार्यकारी अध्यक्ष जी से पुनः निवेदन कि जो संचालक जी माइक खोल लीजिए कि वो अपना प्रवृत्ति करें। आभार व्यक्त करें लोगों का, जो लोग जुड़े उनका साधुवाद। आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक जी। माननीय संस्थापक जी ने सभी साथियों को निश्चित करा दिया गया है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कोई संकट नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके काम का कोई वैल्यूएशन नहीं है और ना आपके काम का कोई आउटपुट आने वाला है, और ना ये मार्ग जिस पे हम चल रहे हैं कहीं जाने वाला है। और आप काम कर रहे हैं और आपको बाधाएं आ रही हैं तो समझ लेना कि आपके काम को कोई बाज कर रहा है और आपको कोई रोकना चाहता है, और आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो हमको सही दिशा में काम करना है, और जो बिंदु बताए गए हैं साहब के द्वारा वो प्राथमिकता के साथ हमको लेना है। 3 तारीख के कार्यक्रम को हमको पैम्पलेट 5000 बनवाना ही है और बांटना ही है। कार्यक्रम भले ही कैसा हो, ये आज या कल में हम करवा लें, 5000 पैम्पलेट एक दिन में छप जाते हैं। 18 मार्च के कार्यक्रम की बड़ी तैयारी, ये भी हमको पैम्पलेट छपवा के बांटना है। इसी के साथ आप सभी साथियों ने आज के कार्यक्रम को सुना। संगठन विस्तार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये सूचना और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है। अब समय पर सभी जानकारियां सबको मिल जाती हैं। इसके बावजूद भी अगर हम काम नहीं करें और चुप बैठे रहें और आंख मूंझ कर बैठे रहें तो आपके अधिकारों से शीघ्र आपको वंचित कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे किया जा रहा है, और बहुत से अधिकार आपके धीरे धीरे चले गए हैं। आप मुगालते में न रहें कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो चुका है। जो शेष बचा है उसको बचाने के लिए आप संगठन को तैयार करें। संगठन पूरे देश से आवाज उठाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जुड़े हुए समस्त साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभ्य सत्ता के लिए विनम्र निवेदन सभी सम्मानित साथियों से
सामूहिक रूप से करेंगे सभी साथी। हाँ सभे सत्ता